अस्सलामुअलैकुम। किताबों की दुनिया में खुशामदीद। कमर अजनालवी के नावल मुक़द्दस मूर्ति की किस्त नंबर 31 आपके पेशे खिदमत है। जलपन्ना की कहानी ने हम सबको हैरान कर दिया। माँ बोली, वो मुआ चंद्रकांत कौन था जो तेरा मामा बन के आया? हमारे सारे परिवार को गिल्टी की बीमारी ने खा लिया। ना माँ बाप बचे, ना भाई बहन। बारी बारी सबकी अर्थियाँ उठीं, सिर्फ मैं और चंद्रबाला बची थीं। हमारे किसी भाई का नाम चंद्रकांत नहीं था। कायापुंथा भी अपनी जगह पेचोताप खा रहा था। मैं तो अपने बाप का अकलौता हूँ। मेरा कोई भाई है ना बहन। फिर यह मायापुंथा कहाँ से आ गया? अगर मैं होता तो उसकी हड्डियाँ तोड़ देता। मैंने कहा, जिस तरह पुंथा ग्राम को परेशान करने के लिए काऊ के जाली रिश्तेदार पैदा हो गए थे और हक रसी के झूठे मुकदमे कचहरियों तक पहुँचे, इसी तरह जलपन्ना को तन्हा और बेसहारा समझकर कोई नकली मामा बन बैठा, कोई जाली चाचा। मगर इन सब मोहरों को एक ही हाथ चला रहा था और वो था पुरोहित गंजाल। नकली मामा इसलिए बनाया गया कि वो हवेली में रहकर सार गलियान की डबिया का पता लगा सके। जाली चाचा इसलिए पैदा किया गया ताकि जायदाद की तकसीम, ज़मीन के झगड़ों और कत्ल की धमकियों से परेशान होकर जलपन्ना को हकामती से निकालकर मांडले के नाच आश्रम में पहुंचाया जाए। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे गंजाल चाहता था। जलपन्ना, तुम पुई को संदेश देकर आई थी कि चांद बाबा से कहना तुम्हें मांडले के नाच आश्रम में आकर मिले, तो क्या वो मिलने नहीं आया? बोली, चांद बाबा मांडले तो पहुंच गया था, मगर उसे किसी ने आश्रम में दाखिल नहीं होने दिया और ना ही मुझे आज्ञा मिली कि मैं उससे मिल सकूं। गुरु आम्बी ने कहा, जब कोई लड़की आश्रम में आ जाती है तो बाहर की दुनिया से उसके सारे नाते टूट जाते हैं। हाँ, अगर तुम किसी को अपनी जायदाद का वारिस या मुख्तार बनाना चाहो तो सरकारी स्टाम्प पर अपने दस्तखत कर दो, वही तुम्हारा मुख्तारनामा होगा। तो तुमने किसी को मुख्तारनामा लिखकर तो नहीं दे दिया? नहीं, उन्होंने मुझे एक स्टाम्प ज़रूर दिया कि मैं दस्तखत करूं, मगर मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तुमने ठीक किया। अब ये बताओ, जो भगत तुम्हें मांडले के नाच आश्रम में छोड़कर गया था, कहीं वो शंकर तो नहीं था? हाँ, वो शंकर ही था, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या तुम नाच आश्रम के चौकीदार से मिले थे? नहीं, मैं तो नहीं, शास्त्रु मिला था उससे। फिर मैंने जलपन्ना से एक तहरीर लिखवाई। ये तहरीर बर्मी ज़बान में थी कि उसने अपनी जायदाद और ज़मीनों के बारे में कोई मुख्तारनामा नहीं लिखा, ना ही किसी को मुख्तार बनाया। ज़मीनों की पैदावार और लेन देन का जिम्मेदार चांद बाबा था। ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ उसी के पास बतौर अमानत रख दी गई थी। इस काम से फारिग होकर जब मैं बिस्तर पर लेटा तो रात के 11 बज रहे थे। जलपन्ना, माँ और काया पुंथा सो गए थे, मगर मेरा जहन अजीब गोरख धंधे में उलझा हुआ था। 3 ख़ानदानों की सारी मुसीबतें सावगारी के मरकज़ पर घूम रही थीं। उनमें एक मेरा ख़ानदान था, दूसरा काया पुंथा का, तीसरा विशाल राय का। हमारी मुश्तरका मुसीबतों का जिम्मेदार एक ही शख्स था, पुरोहित गंजाल। मैं पै दर पै ऐसे हालात से दोचार हो रहा था जो मुझे माजी के उन वाक़यात से करीब कर रहे थे जो मेरे होश संभालने से पहले हो गुज़रे थे, जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। समझ न आने वाले इत्तिफ़ाक़ात का कुछ ऐसा हैरत अंगेज़ सिलसिला था कि मैं असरार के एक दरवाज़े में दाखिल होता तो दूसरा दरवाज़ा आप से आप खुल जाता। क्या हालात व वाक़यात का ये तसलसल और अजीब इत्तिफ़ाक़ात का ये सिलसिला बेमकसद और बेहिकमत था। आखिर कुदरत क्यों मुझे नित नए हालात की तरफ धकेल रही थी? किस लिए गुज़रे हुए वाक़यात के इसरार मुझ पे फाश हो रहे थे? कहीं इसका मकसद ये तो नहीं कि इंसाफ और न्याय का समय आ गया और पुरस्कार कुदरत चाहती है कि उन सब लोगों के लिए कचहरी लगाई जाए जो कानून और इंसाफ को पामाल करते रहे। यही कहा था सूफ़ी अब्दुल जब्बार ने कि कसास और बदला आदमी पे फ़र्ज़ है। जैसा किसी पर जुल्म हो वैसा ही उसका बदला है, क्योंकि खुदा या ईश्वर इंसान पर इंसान की चीरा दस्तियों को रोकना चाहता है। कुदरत चाहती है कि मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। कुदरत ये न्याय मेरे ही ज़रिए चाहती है। जभी उसने मुझे बदनसीब काया पुंथा से मिलाया, जिसकी बेटी भी उसकी मौत पे आंसू बहा चुकी थी।
और जब भी पुरस्कार तकदीर विशाल राय को मेरे पास खींच लाई, जो आज भी अपनी बहन के गम में निढाल और सीने में इंतकाम की आग लिए फिरता है। कुदरत ने मिज़ाने अदल मेरे हाथ में दे दिया है और मुझे इस अजीबो-गरीब मुकदमे का मुंसिफ ठहराया है। मैं सोचने लगा, क्या मैं मुजरिमों को पकड़ सकूंगा? इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकूंगा? मेरे अंदर के थारो केशव ने कहा, बेशक तुम्हें ये सब कुछ करना है। मैंने सोचा, मैं यकसर बदल जाऊंगा, एक बुद्ध ज्ञानी और प्रेमी का लिबास उतार दूंगा, क्योंकि ये लिबास रहम और दया का है। इसकी बजाय एक आदिल और मुंसिफ का चोला पहन लूँगा, सर पर जजों जैसी इंसाफ की विग लगाऊंगा, अपने दिल को सख्त और जहन को मजबूत कर लूँगा, ताकि मेरे फ़ैसले में कोई लग़ज़िश पैदा ना हो, मैं इंसाफ की हर शर्त पूरी कर सकूँ। ये फ़ैसला करके मैं बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह प्रोग्राम के मुताबिक बर्मा की तरफ कूच ना किया। मैंने माँ को बताया, बर्मा के सफ़र से पहले एक और सफ़र निकल आया है, बर्मा की तरफ कूच कल होगा। जलपन्ना बोली, कहाँ जाओगे? मैंने कहा, एक आदमी से मिलना बहुत ज़रूरी है। सफ़र में 1 से 2 भले होते हैं, और अगर 3 हो जाएं तो राह की बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हम जिस तरह दुश्मनों की कैद से फ़रार हुए और जिन हालात से गुज़रे थे, उन्हें देखते हुए जलपन्ना को 2 की बजाय 3 वाली बात बहुत पसंद आई। बोली, वाकई 2 से तो 3 भले होते हैं। फिर मैंने काया पुंथा को बताया कि सफ़र 1 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। उसने ये भी नहीं पूछा कि क्यों। जब से वो उस लानती बंदी घर से निकला था, हर मामले में मेरी मर्ज़ी को तरजीह देता था और जानता था मैं जो कुछ करूँगा उसी में भलाई होगी। नाश्ते से फारिग होते ही घर से निकला और रंगामती की बड़ी झील को पीछे छोड़ता चकमा बस्ती की तरफ हो लिया। मैं पहले कभी उस बस्ती में नहीं गया था, ना ही विशाल राय का घर जानता था, मगर पता था कि वो कबीले का खाता पीता आदमी है और जंगल के ठेके की वजह से मशहूर है। अभी बस्ती में दाखिल हुआ ही था कि एक अधेड़ उम्र आदमी से सामना हो गया। उसने बड़े शौक से मुझे प्रणाम किया। मैंने पूछा, विशाल राय को जानते हो? ठेकेदार विशाल राय? हाँ, मुझे उसी के घर जाना है। कहाँ से आए हो बाबूजी? रंगामती से। बोला, आओ मैं छोड़ाता हूँ। विशाल राय का मकान काफ़ी खुला और साफ़ सुथरा था। हम दरवाजे पर पहुँचे तो उसने दस्तक देने की बजाय आवाज़ दी, विशाल भैया, क्या घर में हो? ए माधु बहन, तुम्हारे मेहमान आए हैं। चंद ही लम्हों में दरवाज़ा खुला और माधो मौसी की शक्ल नज़र आई। वो मुझे देखकर हैरान रह गई। अरे केशव बेटे। जब मेरी बलाई ले चुकी तो अधेड़ उम्र आदमी से बोली, ए भैया, मंजूरी के बापू अभी बारकाल जाने को निकले हैं, गौतम से बीड़ी का बंडल ले रहे होंगे, ज़रा जल्दी से जाके बोल दो कि घर लौट आएं, कहना रंगामती से केशव बाबू आया है। वो आदमी बोला, अच्छा अच्छा, भेज देता हूँ। ये कहकर वो तेज़ तेज़ कदमों से लौट गया। माधो मौसी मुझे घर में लेकर दाखिल हुई। कुसुम बहन तो अच्छी है ना? हाँ अच्छी है, नमस्कार कहती है। आंगन खाली पड़ा था। सामने साथ साथ 2 कमरे थे। एक तरफ रसोई। एक कमरे का दरवाज़ा खुला था, दूसरे के दरवाजे पर बाँस की तीलियों की चिलमन लटकी थी। मधु मौसी ने चिलमन वाले कमरे की तरफ मुँह करके आवाज़ दी, अरे मंजूरी, ज़रा बाहर तो आ, देख कौन आया है। कौन आया है माँ? चिलमन हटी और मंजूरी बाहर आ गई। मुझे देखते ही खुशी के मारे गालों पर गुलाब से खिल गए। खुशी खुशी मेरे चरण छू के खड़ी हो गई। बोली, आसाम से कब आए हो? कल शाम ही पहुंचा हूँ। मौसी बोली, अरे मंजूरी, जा केशव के लिए दूध तो लेकर आ। इसी असना में विशाल राय घर में दाखिल हुआ। मैंने उठकर स्वागत किया। ये छोटा सा घराना मेरी आमद पर इतना खुश था कि मैं उनकी खुशी अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। विशाल राय बताने लगा, अरे केशव बाबू, अगर मेरे को गौतम की हट्टी पर थोड़ी सी देर न हो जाती तो मैं तो बस्ती से निकल गया था, पर अच्छा हुआ उसने मेरे को बातों में लगा लिया। इसी बहाने मैं रुक गया और तुम्हारे आने का संदेश मिला। भगवान जो करता है अच्छा करता है। माधो मौसी बोली, अब आए हो तो 2-4 दिन यहीं रहो। रहने के लिए फिर आऊँगा मौसी, मुझे आज ही वापस जाना है।
कल मुझे बर्मा की तरफ कूच करना है। बस विशाल जी से कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। मंजूरी ने हैरान होकर पूछा, क्या आसाम की बजाय तुम्हारी बदली बर्मा में हो गई है? मेरी बदली नहीं हुई। वहाँ मेरे एक रिश्तेदार का झगड़ा चल रहा है पुरोहित गंजाल से। मैंने ये नाम कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया था ताकि विशाल राय समझ जाए कि मैं क्यों आया हूँ और मेरा जाना क्यों ज़रूरी है। मगर गंजाल का नाम सुनकर वो यूं उछला जैसे कमरे में कोई बम फट गया हो। मंजूरी और मधुमासी भी दम बखुद थीं। उनकी हैरत बता रही थी कि वो गंजाल के नाम से ना सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि खौफजदा भी हैं। ये नाम उन्होंने यकीनन 10 बरस पहले सुना होगा जब रूप तारा अगवा हुई थी। विशाल राय ने खुद को संभाला और अपनी पत्नी से मुखातिब हुआ, जल्दी से खाना तैयार कर, केशव आज ही चला जाएगा। जा मंजूरी, जाकर अपनी माँ का हाथ बटा। खाना तो माँ बना लेगी बापू, मैं केशव बाबू के पास ही बैठूंगी। अरे मेरे को केशव से कुछ प्राइवेट बातें करना है, इसी वास्ते तुझे जाने को बोला है। कौन सी प्राइवेट बातें करोगे बापू, मेरे लगन की या इनके दूसरे ब्याह की? तो कर लो, मैं कब रोकती हूँ तुम्हें। अरे लगन ब्याह की बात नहीं है, झगड़े की बात है। तेरे को क्या लेना देना है? झगड़ा गंजाल का है, मैं केशव को अकेले बर्मा नहीं जाने दूंगी। विशाल राय ने बेटी को देखा, मुझसे कहने लगा, केशव बाबू तुम ही बोलो ना इसे, घड़ी दो घड़ी को टल जाए। मैंने कहा, विशाल जी जब मंजूरी झगड़े का कारण जानती है तो बात इसके सामने ही क्यों ना हो जाए। फिर मैंने इन बाप बेटी को काया पुंथा और जलपन्ना की कहानी सुनाई, उनके साथ अपने नाते का जिक्र किया। ये भी बताया कि रूप तारा के बाद गंजाल जलपन्ना को किस तरह सावगारी में लेकर गया और भगवान की नर्तकी बना दिया। फिर अपनी गिरफ्तारी, असीरी और रिहाई के हालात सुनाए, मगर ये नहीं बताया कि जब मैं बंदी घर में ज़ख्मों से चूर पड़ा था तो मंजूरी मेरे सपने में आई और उसने मुझे दवा लगाकर अच्छा कर दिया। सिर्फ इतना ही बताया कि मैं काया पुंथा और जलपन्ना को अपने घर छोड़ के आया हूँ। विशाल राय और मंजूरी काया पुंथा की कैद का हाल सुन के तड़प उठे। मैंने बताया, कल मैं और काया मोसा बर्मा जा रहे हैं। वहाँ गंजाल से मुठभेड़ तो नहीं होगी, मगर हकामती में कुछ काम निपटाने के बाद हम सावगारी जाएंगे। केशव बाबू तुम मेरे को क्यों नहीं ले जाते अपने साथ? इसीलिए तो आया हूँ कि रूप तारा के साथ जो अन्याय हुआ उसके न्याय की घड़ी आ गई है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ सावगारी जा सकते हो, मगर एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है? तुम स्वरूप जी से झगड़ा नहीं करोगे। विशाल राय सोच में पड़ गया, फिर बोला, तुमने बोल दिया था वो मंगल साहू के बेटे हैं। जब मंगल साहू मर गया तो मेरे को बेटे से क्या लेना? अपने को बस गंजाल का लिखा चुकाना है। फिर तुम इस महीने की 15 तारीख को हमें आसाम के रेलवे स्टेशन दीमूपुर में मिलोगे। चटागांग से गाड़ी दीमूपुर जाती है, हम हिकामती से फारिग होकर सीधे वहीं पहुंचेंगे। विशाल राय की आंखें किसी चीते की तरह चमकने लगीं। वो बुड़बुड़ाया, 15 तारीख दीमूपुर का रेलवे स्टेशन। हाँ, वहाँ से हम सावगारी रवाना होंगे। तारीख और स्टेशन का नाम किसी कागज़ पर लिख लो। मेरे को कागज़ पर विश्वास नहीं, दोनों बातें अपने भेजे पे लिख ली हैं। मगर एक बात और बोलो, मेरे को अकेला मांगते हो या अपने भरोसे के 2 आदमी भी साथ ले आऊं? भरोसे के 2 आदमी कौन हैं? कालीनाथ और करीम। ये नाम सुनकर मुझे रामगात के जंगल में मंगल साहू और उसके साथी भक्षु पर होने वाला हमला याद आ गया। इस हमले में कालीनाथ और करीम विशाल राय के साथ ही थे। मैंने कहा, क्या दोनों अभी तक तुम्हारे साथ हैं? बोला, हाँ, करीम और कालीनाथ मेरे भरोसे के आदमी हैं, वो ही मेरा सारा काम चलाते हैं। अब बोलो उनके वास्ते क्या बोलते हो? मैं सोचने लगा, गंजाल के हाथ बड़े लंबे हैं। उसके चेले चांटे मकड़ी के जाल की तरह आसाम के संथाली कबीले से लेकर कांगटू की पहाड़ी खानकाह तक फैले हैं। क्यों ना मैं भी अपने हाथ मजबूत कर लूँ? मैं बोला, तुम चाहो तो कालीनाथ और करीम को साथ ले आना, मगर सफ़र बहुत दुश्वार गुजार है और पहाड़ों पे चलना होगा। वो बोला, अपने आदमी जोखों से नहीं डरते, बोलोगे तो कुएं में भी कूद जाएंगे। विशाल राय, एक बात और भी सुन लो, हो सकता है हम 10-12 दिन में लौट आएं, और ये भी हो सकता है इस काम में महीना 1.5 महीना लग जाए। तुम्हारे पीछे मधुमौसी और मंजूरी कहीं चिंता ना करें।
चिंता किस बात की? दोनों को बार काल छोड़ के आऊँगा। क्या जंगल के ठेके पे छोड़ के आओगे? बार काल में सिर्फ ठेका ही नहीं, वो मेरी ससुराल भी है। दोनों वहाँ मज़े से रहेंगी। मैंने इत्मीनान की सांस ली। फिर तो ठीक है। सफ़र का तय हो गया तो विशाल राय मंजूरी से मुखातिब हुआ। अब बोल, तेरे को क्या बोलना है? नहीं बापू, जब तुम कालीनाथ, करीम, केशव के साथ जाओगे तो मुझे कोई चिंता नहीं। अच्छा तो चल, अब केशव के भोजन की फ़िक्र कर। ये कहकर विशाल राय उठा और चिलमन उठा के बाहर निकल गया। जब रंगामती पहुंचा तो मस्जिद में इशा की अजान हो रही थी। अजान का एक फ़ायदा मुसलमानों के अलावा बुद्धों, हिंदुओं, ईसाइयों को भी होता है। समय का पता चल जाता है। घड़ी देखी तो रात के 8 बजे थे। मुझे चिंता थी कहीं घर वाले परेशान न हो। घर में दाखिल हुआ तो सब परेशान थे। किसी ने खाना नहीं खाया था। माँ मुझे रसोई में ले गई। बड़ी उलझी उलझी नज़र आ रही थी। कहाँ चला गया था रे? मैंने उसके कान में बताया, मंजूरी के गांव। उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। सरगोशी में बोली, कहीं उसे जलपन्ना के बारे में तो नहीं बता दिया? सब कुछ बता दिया माँ। फिर क्या बोली मंजूरी? वो क्या बोलती? मैंने विशाल राय से पहले ही दूसरे ब्याह की बात कर दी थी। मगर वो तो सुंदरमती के ब्याह की बात थी। अब जलपन्ना के नाते का भी जिक्र कर दिया है। मंजूरी कुछ तो कहती होगी। उसने कुछ नहीं कहा माँ, बस जलपन्ना की बिपता सुन के रो पड़ी। ये सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। बड़ी अच्छी है मंजूरी, जिस सांचे में ढालो ढल जाती है। मगर अभी जलपन्ना से उसकी बात मत करना। मैंने अच्छा कहा और वो खाना परोसने लगी। जा जाके जलपन्ना और काया से कहते कि भोजन कर ले, बेचारे कब से भूखे बैठे हैं तेरे लिए। खाने के बाद हम बड़े कमरे में आकर बैठे थे कि काया पुंथा ने रिश्ते नाते की बात छेड़ दी। कुसुम जी, चंद्रबाला की बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर उसके यहाँ बेटी ने जन्म लिया तो उसे केशव से ब्याह देगी। बेचारी ने बेटी को गोद नहीं खिलाया, जन्म देते ही चल बसी। अब सोचता हूँ बर्मा जाने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इन दोनों की मंगनी ही कर दूँ। माँ तो खुद दिल से यही चाहती थी, मगर मेरे दूसरे नातों ने उसकी ज़बान पकड़ रखी थी। उसे चुपचाप देखकर काया हैरान हुआ। क्या तुम्हें यह नाता मंजूर नहीं जीजी? मुझसे क्या पूछते हो काया? मैं तो उसी दिन से जलपन्ना को अपनी बहू मान चुकी हूँ जिस दिन केशव ने मुझे इसके बारे में बताया था। मगर तुम नहीं जानते, कुछ और बातें भी हैं। क्या केशव के लिए कोई दूसरी लड़की पसंद कर चुकी हो? बोली, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती काया। केशव के लिए कुछ और लड़कियों की बात भी हुई है। एक लगन तो हो भी चुका। ये सुनकर जलपन्ना के चेहरे का रंग उड़ गया। काया पुंथा ने माँ की बात बड़े गौर से सुनी और बोला, एक लड़की के बारे में तो सुन चुका हूँ। जलपन्ना को सावगारी से इसलिए निकाला गया कि ये केशव से प्रेम करती और स्वरूप जी केशव पर अपनी बेटी का हक समझते थे। वो एक बड़े जागीरदार हैं, लाखों की जायदाद है। सुंदरमती उनकी अकलौती बेटी है। मैंने सुना है पढ़ी लिखी और सुंदर भी है। अगर उससे केशव का लगन हो गया तो कोई अचंभे की बात नहीं। जलपन्ना स्वरूप जी से इल्तिजा करती रही कि केशव और सुंदरमती की दासी बन के रह लेगी। काया ने जो नतीजा अखज़ किया वो गलत न था। अब ज़रूरी था मैं भी कुछ बोलूं। मैंने कहा, काया मौसा, ये ठीक है कि स्वरूप जी ने मेरी वजह से जलपन्ना को सावगारी से निकाला, क्योंकि वो मुझ पर सिर्फ अपनी बेटी का हक समझते थे। मगर बात उनके समझने ना समझने की नहीं है, बल्कि उस इख्तियार की है जो एक शर्त पर वो मुझे लिख कर दे चुके हैं कि वो मेरी हर बात मानने के पाबंद हैं। वो जानते हैं कि जलपन्ना मुझसे और मैं जलपन्ना से प्रेम करता हूँ। उन्होंने इसी बात पर सावगारी में मुझसे झगड़ा किया और मुझे जलपन्ना की तलाश से रोकना चाहा। मगर मैं पहाड़ी खानका तक पहुँच गया और गंजाल का बंदी बना। वहीं मैंने जलपन्ना की ज़बान से सुना कि इसने सुंदरमती की दासी बनकर रहने की इल्तिजा की। मुझे ये बात जब भी बुरी लगी थी और अब भी बुरी लगी है। प्रेम की किताब में दासी का कोई लफ्ज़ नहीं। प्रेम में औरत का सिर्फ एक रूप है, वो है देवी का रूप। तुम बाप बेटी, दासी और मालकिन की बात करते हो। अगर सुंदरमती को खबर होती कि उसके कारण स्वरूप जी ने जलपन्ना को सावगारी से निकाल दिया है और गंजाल ने उसे बंदी घर में डाल दिया है, तो वो खुद उसकी तलाश में निकलती और गंजाल का खून कर देती। हाथ जोड़ के जलपन्ना से अपने बाप की भूल का प्रायश्चित करती।
जलपन्ना को गले से लगाती क्योंकि वो तो इस पर जान देती है, मगर उसे तो किसी बात का इल्म ही नहीं। मेरी बातें सुनकर जलपन्ना के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। काया पुंथा ने भी तस्वीर का दूसरा रुख देख लिया और समझ गया कि सुंदरमती से लगन के बाद भी मैंने जलपन्ना पर अपना अधिकार नहीं छोड़ा। वो कहने लगा, जब स्वरूप जी तुम्हें इख्तियार दे चुके, तुम्हारी हर बात मानने के पाबंद हैं और सुंदरमती जलपन्ना पर जान देती है, तो फिर कहने के लिए बाकी क्या रह गया। काया मौसा, अभी तुमने सिर्फ एक बात सुनी है, दूसरी नहीं। और दूसरी बात क्या है? माँ एक चकमा घराने की लड़की को अपनी बहू मान चुकी है। बोलती क्यों नहीं माँ? क्या बोलूँ रे, मैंने खुद ही विशाल राय की बेटी मंजूरी को केशव के लिए मांग लिया था, मगर उस वक़्त ना मैं जलपन्ना के बारे में कुछ जानती थी, ना ही सुंदरमती के बारे में। अब वो लोग भी अपना अधिकार मांगते हैं। ये सुनकर काया पुंथा कहकहा लगाकर हंस पड़ा। मैंने जीवन में पहली बार और जलपन्ना ने 5 बरस के बाद उसका कहकहा सुना। ज़रा उसकी हंसी थमी तो बोला, मैं तो समझा था 2 की बात है, मगर यहाँ 3 की निकल आई। मैं समझ गया। उधर सावगारी में स्वरूप जी ने अपनी बेटी को केशव से मंसूब कर दिया, इधर कुसुम जीजी ने मंजूरी को अपनी बहू बनाने की बात चला ली। बिल्कुल ऐसा ही हुआ काया, माँ चिल्लाई। हम दोनों एक ही समय एक ही घर में 2 लड़कियों की बात कर रहे थे। मैंने केशव को मंजूरी के लिए ज़बरदस्ती मना लिया और ख़ुद सुंदरमती के लिए केशव की बात मान ली। ये कहता था जलपन्ना को सावगारी से निकालने की खातिर स्वरूप जी से नाता करना ज़रूरी है। अगर सुंदरमती से लगन टूट गया तो मैं सावगारी नहीं जा सकूँगा और हमारी बिछड़ी आत्मा हमें कभी ना मिलेगी। मैं तो खुद हैरान थी, ये क्या हो रहा है। एक तरफ मंजूरी, दूसरी तरफ सुंदरमती, इनके बीच में जलपन्ना। भगवान की अजीब लीला है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर जब केशव ने मुझसे कहा कि भगवान की मर्ज़ी होने दे, क्योंकि सूफ़ी अब्दुल जब्बार की तरह मेरे हाथ पर भी 3 रेखाएं हैं। ये तो मुझे मालूम नहीं कि हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, मगर केशव से मंजूरी की सगाई मैंने की थी। सुंदरमती की लगन की अंगूठी जो स्वरूप जी ने भेजी, वो भी मैंने अपने हाथ से पहनाई। अब मैं नहीं जानती कि क्या होना है क्या नहीं होना। तुम लोग मिलके कोई फ़ैसला कर लो, पर जलपन्ना को मुझसे जुदा नहीं करना। माँ ने कोई बात छुपाई नहीं थी, जो कुछ हो गुजरा था साफ साफ कह दिया था। काया पुंथा ज़्यादा देर तक अपने चढ़ते जज्बात को रोक न सका और बोला, कुसुम जीजी, तुमने हर बात खोल दी है। अब मुझे कुछ पूछने और तुम्हें कुछ बताने की हाजत नहीं। केशव ने मेरी मजलूम बेटी को दुखों से निजात दिलाने के लिए जो कुछ किया, इससे मेरा उस पे मान और भी बढ़ गया है। अगर हाथ की रेखाएं सच कहती हैं तो केशव की तीसरी रेखा मैं इसे सौंपता हूँ। सिर्फ जलपन्ना से पूछना रह गया है। ये कहते कहते काया पुंथा ने जलपन्ना को देखा। तुमने मेरा फ़ैसला सुन लिया बेटी, अब अपना फ़ैसला दे दो। जलपन्ना की आंखों में अजीब सी चमक थी। कहने लगी, पिताजी, केशव के बारे में आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहिए। यही मेरे देवता, यही मेरे भगवान हैं। चाहे मुझे दासी बना के रखें, चाहे देवी, मैं इनकी चौखट नहीं छोड़ सकती। और अब तो इस चौखट पर माँ की ममता भी है। इसे छोड़कर कहाँ जाऊँगी। और फिर मेरी जान केशव ने बचाई, आपको नया जीवन केशव ने दिया। अगर मैं सारी उम्र इनके पैरों की धूल चाटती रहूं, फिर भी बदला नहीं चुका सकती। आपने जो सोचा है पूरा करें। कुसुम जीजी, तुमने मेरा और जलपन्ना का फ़ैसला सुन लिया, अब तुम बोलो। हाँ सुन लिया काया, अभी आई। ये कहकर माँ रसोई की तरफ चलती। लौट कर आई तो उसके हाथ में मिठाई की थाली थी। उसने थाली काया की तरफ बढ़ाई। लो, मुँह मीठा करो, आज से जलपन्ना मेरी हुई। फिर उसने मेरा मुंह मीठा करवाया। थाली उठाए हुए मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल के बोली, जलपन्ना बेटी, ज़रा मेरे पास आना। वो आई तो माँ ने कहा, ये ले, तेरी मंगनी की मिठाई है, खा ले। जलपन्ना ने मिठाई की एक डली मुंह में रख ली और झुककर माँ के चरण छुए। माँ ने काया को बधाई दी। दोनों बातें करने लगे। मैं उन्हें छोड़कर अपने कमरे में आया। जलपन्ना मेरे कदमों से लिपट गई। केशव बाबू, मैं पहले भी तुम्हारी थी, अब भी तुम्हारी हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। इस मौके पे उसे रोता देखकर मुझे अजीब अजीब सा ख्याल आने लगे। मैंने कहा, मालूम होता है तुम्हें मंजूरी की सगाई और सुंदरमती के लगन का दुख हुआ। नहीं केशव बाबू, पहले मैंने एक सपना देखा था, आज उसकी ताबीर मिली है
इस खुशी में आंखों के कटोरे छलक पड़े हैं। वो मेरे सीने से आ लगी और मुस्कुराने की बजाय बिलक बिलक कर रोने लगी। भला कौन जानता था मेरा तुम्हारा मिलाप इस तरह होगा। तुम एक बलवान की तरह मुझे कैद से निकाल लाओगे। अरे रे, मुझे बलवान कहती हो? मैं तो चोरों की तरह सींध लगाकर तुम्हें भगा के लाया हूँ। अगर थापा के आदमी पीछा करके पकड़ लेते तो मार मार के सारी बलवानी निकाल देते। जलपन्ना रोते रोते हंस पड़ी। मैं अच्छी भली रो रही थी, तुमने मुझे हंसा दिया। अच्छा पन्ना, एक बात तो बताओ, तुम्हें कहीं सुंदरमती और मंजूरी का जलापा तो नहीं? कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कोई जलापा नहीं। तुमने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाई है, किसी और के लिए तो नहीं लगाई ना। इस खूबसूरत दलील के साथ उसकी गर्दन भी तन गई। मैंने उसे छेड़ने के लिए कहा, प्रेम तो मैं सुंदरमती से भी करता हूँ। तुम्हें पता है मैं आज कहाँ गया था? कहाँ गए थे? मंजूरी के गांव। तो फिर क्या हुआ? हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाव। हाथी तो तुम मेरे ही हो। तुमने ये नहीं पूछा मैंने मंजूरी को तुम्हारे बारे में कुछ बताया है कि नहीं? तो क्या बताया उसे मेरे बारे में? मैंने उसे तुम्हारे दुखों की कहानी सुनाई तो वो रोने लगी। कैसी है मंजूरी? बहुत सुंदर, बहुत सीधी, मगर तुम्हारी तरह एक दुख उसे भी है। कैसा दुख? सावगारी की नर्तकी रूपतारा याद है ना? हाँ याद है, सुना है वो सावगारी में ही मर गई। वो मंजूरी की फुप्पी थी, विशाल राय की बहन। गंजाल उसे किसी तरह सावगारी ले गया था, तब से विशाल राय उसके लिए तड़प रहा है। जलपन्ना हैरान शिश्तर निगाहों से मुझे देखती रही। तो तुम अपना आदर्श पूरा करने जा रहे हो? तुम्हें इंसान समझूं या भगवान? इंसान भगवान का ही एक रूप है। आधी रात गुजरने वाली है और सवेरे मुझे जाना है। अब तुम भी आराम करो, मैं भी कुछ सो लूँ। उसने एक बार फिर मेरे चरणों को हाथ लगाया और कमरे से निकल गई। उसके जाते ही मैं बिस्तर पर लेटकर अपने जहन में सोचों की खिड़कियां बंद करने लगा कि सुबह तक गहरी नींद सो सकूं। अचानक दिमाग के किसी गहरी कोठरी के पट हिलने लगे। साथ ही मैंने एक अजीब सी सरसराहट सुनी। कहाँ हो प्रभु, बोलते क्यों नहीं? आपको खोजते खोजते बुरा हाल हो गया। मेरे होंठ हिलने लगे। अरे शास्त्रु, रंगामती में हूँ। मैं स्वरूप जी और पीगू को लेकर पहाड़ी खानकाह में पहुँचा, मगर आप वहाँ तो नहीं थे। वहीं था, गहरे तहखाने में। गंजाल ने तुम लोगों से छल किया। प्रभु, कल शंकर खानकाह से आया, बड़ा घबराया हुआ बुखलाया हुआ था। बोला जलपन्ना खानकाह से भाग गई है। जलपन्ना को मैं ले आया हूँ। इस समय कहाँ है? अभी अभी मेरे कमरे से गई है। चाची माँ से कहो ना उसे स्वीकार कर ले। हाँ कर लिया। तुम कहो स्वरूप जी कैसे हैं? बड़े बेकल, बड़े बेचैन हैं। लगता है आप नहीं आओगे तो पागल हो जाएंगे। उन्होंने पीगू को भेजा है कि सुंदरमती को सावगारी बुला लाए। उसे क्यों बुलाया है? वो बहुत परेशान हैं, शायद बेटी को देखकर संभल जाएं। तू उन्हें तसल्ली देते रहना। प्रभु, जब आप खानकाह में नहीं मिले तो मेरे तो अपने होश उड़ गए। क्या आप नहीं आओगे? मैं कुछ दिनों तक आऊँगा, मगर तू बोलना नहीं किसी से। आप कहते हो तो नहीं बोलूँगा। इसके साथ ही जहन से गुजरने वाली सरसराहट ख़त्म हो गई। शास्त्रु से बातचीत का सिलसिला टूट गया और गहरी कोठरी के किवाड़ खुद ब खुद बंद हो गए। मालूम नहीं मैंने सचमुच शास्त्रु से बातें की या वो मेरे अपने ही जहन में घुसकर बैठे हुए ख्यालात थे जो शास्त्रु की आवाज़ बनकर गूंज रहे थे। मुझे शास्त्रु की बातचीत या अपनी परेशान ख्याली पर तवज्जो देने का समय न मिल सका। जहन की कोठरी बंद होते ही मुझ पे नींद का गलबा चढ़ा और सोचने समझने की कुव्वतें मांद पड़ गईं।